हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पार्ट 2.1। पार्ट का नाम है मैं मजदूर हूँ। इसका लेखक है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उजियारपुर नामक स्थान पर हुआ था। लेखक ने यह कहानी मजदूरों के जीवन के बारे में बताए गए हैं। मजदूर कहते हैं कि मैं मजदूर हूँ, जीवन से बंधा हुआ परिश्रम और शक्ति की इकाई हूँ। मैं मेहनतकश मजदूर हूँ। इंसान के जंगलीपन से लेकर आज की सभ्यता तक की सीढ़ियों पर मेरा हथौड़े की वार है। सारी दुनिया सोती रही पर मैंने कभी आराम नहीं किया। जमीन में अपने पीठ को नहीं लगाई। आराम करने के लिए मैंने कभी भी अपने फावड़े को नहीं टिकाया। मेरे बाजुओं में पूरी दुनिया टिका है। मेरे पैरों में आलस भरा है, पर मेरे कंधों पर पूरी दुनिया का भार है। उसे उठाने वाले अटलस के साथ है, पर मैं वो हूँ कि कभी अपना गर्दन नहीं मोड़ता हूँ। अपने कंधे को कभी आराम करने नहीं देता हूँ। उन्हें कभी नहीं बदलता हूँ। मजदूर कहता है कि यदि मैं मेहनत करना छोड़ दूं तो संसार का विकास कार्य रुक जाएगा, संसार की चमक दमक रुक जाएगी। मजदूर कहता है कि मैंने निरंतर निर्माण की कार्य किया है। विनाश का कार्य करना मेरा धर्म नहीं है। यदि किसी वस्तु को तोड़ना रहा तो उसे मेहनत करके और अच्छा बना दूंगा। मुझे काम रोकने में थकान और आलस नहीं। मैं तो सदा काम करने के लिए तत्पर रहता हूँ। मेरा निर्माण किया हुआ वस्तु अनंत है। उदयाचल से अब अस्ताचल तक, जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, वह तक मेरा निर्माण है। हजारों साल पहले कलयुग भी उस समय अब अंतराल के गर्भ में था। मैंने उस समय नदियों के बहाव को रोक दिया था। बहाव उस समय ताजा थे, प्रकृति के वेग से प्रेरित थे। बहाव को रोककर मैंने उसको उपजाऊ बनाया। हल चलाकर उस पर बंजर जमीन को हरा भरा और शक्तिशाली बनाया। बहते हुए समुद्र का जल सुखाया, दलदलों को ठोस बनाया और उन पर फसलों की हरी भरी धान की क्यारियां बनाई। मजदूर कहते हैं कि कश्मीर के नाम सुनते ही सभी के हृदय में आनंद की लहरें उठती है। उसकी नमी और दलदल से भरी जमीन को किसने इतना सुंदर बनाया? किसने झेलम के तरवर्ती आकाश को सुंदर वायु से मदहोश किया और किसने उसके केसर की फैली क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली? मजदूर कहता है कल्हड़ के कमल से पूछो ये सब किसने किया है? सारी दुनिया सोती थी पर मैं जागता रहा। जब नील नदी की धार चट्टान को फोड़ती हुई दिखनी पड़ती, मैं मेरी चट्टान, इन चट्टानों को मैंने नील की सबल धरती से उठाकर अपनी छाती पर रखा, अपने बाजुओं पर रखा, कंधों पर रखा, गर्दन पर रखा और मैंने उसे चढ़ा दिया। 500 फुट ऊपर आसमान की छाती को छेद कर गिजा और सकरा के मैदानों में हमने अपनी जिंदा छातियों से मुर्दा इसलिए हुए वहाँ के धूप से भूमि बालू में पिरामिडों की छाया में चीर निद्रा सोए। मैंने बड़े पहाड़ों को काटा, चट्टानों को खोदकर तांबा निकाला, सोना चांदी लोहा कोयला हीरा आदि निकाला। पृथ्वी के अंदर घुसकर जब दिन भर
तपता रहा। नरक की अंधियारी रातों में उन खानों में उतरता था। मैं पत्थर काटता था अपने मालिकों के लिए। कोयला की खानों से लेकर अमेरिका की नई दुनिया तक मैंने जमीन की छाती फाड़कर मैंने ही चमकाया। लोहे सा कठोर हीरा निकाला और दक्षिण अफ्रीका में आज भी निकाल रहा हूँ। पर उसकी चमक के नीचे भी मेरी जिंदगी काली और अंधियारी ही है। कवि कहते हैं, मजदूर मेरी ही खोदी जमीन को घेरे हुए शेर के समान खुखार कुत्ते खड़े रहते हैं, मुझे घूरते हैं और मेरे एक एक हरकत पर छलांग मारता है। अगर मैं अपनी जगह पर भूत बनकर खड़ा ना होता, अगर मैं अपनी उसके पीठ फेरते ही मेरे पिंडलियां उसके मुंह में होती और उनके घेरे से बाहर निकलते ही वह अनुमासिक अपमान जिससे अंदर खुलकर चमक जाए, मैं हीरा निकालता हूँ। मजदूर कहते हैं, रोम का वह नाट्य गृह मैंने अपने ही हाथों से खड़ा किया है, जैसे कभी एथेंस में अरीना का निर्माण किया था, जहाँ मेरे से गरीबों को श्रीमानों की दृष्टि सुख के लिए शेरों से लड़ना पड़ता था। वैसे ही स्पेन के वे खूनी अखाड़े भी, जहाँ लड़कों को साड़ों से मौत की बाजी लगानी होती थी। अफ्रीका के जंगलों से जंगली हालात में डाके चोरी साजिश द्वारा मैं खींच कर ले गया एक दूर की अनजानी दुनिया में, समुद्र के पार। पर मेरे लिए स्वदेश विदेश की कोई चिंता न थी। मैंने वहाँ भी गोरी नदियों का पेट भरा, गोरी दुनिया का पेट भरा। मैंने अपना पेट काट कर संसार को कंधा देने वाली उपज के बीज भी सुखाकर फिर वही उनके लिए आसमान को चूमने वाली इमारतें खड़ी की, जहाँ एक एक गांव नगर की संख्या बसी। मेरी झोपड़ियों से घृणा करने वाली दुनिया। मजदूर कहता है, मैं धरती को खोदकर उसे जोत बोकर मैं उसे धान उगाने के लिए मजबूर करता हूँ। वह अन्न मैं अपने खुद के लिए नहीं, मेरे लिए तो सोना आग था जिसे छूकर मैं रात दिन काम किया। मुझे कांटों की नोक पर हर दिन चलना पड़ता है। मुझे तो उस फसल को काट कर साफ सुथरा कर उसे दूसरों के हवाले करना था। उस अन्न के एक दाना भी छूना मेरे लिए मौत का परवाना था। तिल तिल करके उस पीड़ाओं को जिनके लिए मनुष्य ने मेघा का जतन प्रस्तुत किए थे। हाँ, मुझे सिर्फ उस कारे खट में चिड़ियों की वह तरह घूमने का अधिकार था, जहाँ मैंने कोड़ों की चोट अपने सीने पर झेलते हुए मैंने अन्न की राशि खड़ी की थी, और मैं अपना पेट भरने के लिए मिट्टी में पड़े अन्न को चुन कर मैं अपना और अपने परिवार का पेट भरा था। मजदूर कहता है, हाँ, मैं उस जमीन के साथ बंधा जरूर था। उस जमीन की तरह मैं भी निरीह था। जमीन बेची जाती थी तो मैं भी उसी के साथ बेच दिया जाता था। न जमीन को अपनी उपज खाने का हक था और न ही मुझे था। पुराने जमाने से ही मेरी तुलना घर के जानवरों जैसी थी। पुराने ऋषि मुनियों ने भी जानवरों के ही तरह मुझे दया की
भांति देखते थे। घर की औरतों को ऋषि में मेरे प्रति करुणा होने की हिदायत देते हुए चौपायों के साथ रखा। उसे घर के सभी लोगों के साथ दो पायों पायों की सामग्री होने का आशीर्वाद दिया था। मजदूर कहता है, मैं जंगल को काट कर मैंने गांव बनाया, कस्बे बनाए और नगर बनाया। मैं उस जमीन के साथ बिकता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने बहुत बड़ा जनसंकुलन नगर बनाया, जिसमें बड़े बड़े कारखाने, मिलों का हलचल के साथ धुआं निकलने लगा। उनकी चिमनियों की छाया में मैं रात दिन पसीना बहाता रहा। जब कभी भी पसीना के चपेट में आकर मैं जब कभी भी मशीन के चपेट में आकर मैं अपाहिज हो जाता था, उसके बाद मेरा नाम उस रजिस्टर से हटा दिया जाता था। फिर मैं उसकी चोट से गिरकर फिर कभी नहीं उठ पाता था। तब मालिक लोग मुझे सड़क के कूड़ों में डाल देते थे। मेरी मृत्यु के बाद उसके जिम्मेदार कोई नहीं होता था, ना मेरे परिवार के प्रति और न ही मालिकों की अपनी सरकार के प्रति। उसमें मेरा नाम मॉन्टेस्क्यू और मिल की लिखते रह गए। मजदूर कहता है, मेरे बाल बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था, न घर था न द्वार था। उनके लिए मिल की द्वारों की आड़, धुएं के बादलों की घनी छाया और टाटा फुट टीन से घिरी मेरी दुनिया, जिसमें मैं ही और मेरा परिवार ही नहीं और उन अनेक मेरे जैसे परिवार थे। और वहाँ का पंप में घिनौना जीवन, शर्मनाक नरक की कीड़ा था। उधर ऊंची दुनिया में संसदों में पाप के विरुद्ध कानून बनता रहा और कानून बनाने वाले इधर की दुनिया में हम थे। हमारे लिए चारों ओर अंधेरा था। उस घरंदे के पीछे उन मकान कहलाने वाले घरौंदा के, जहां पर दिन रात की मजदूरी से थक हार कर जीवन बिना लहराए टकराता और टकरा कर टूट जाता था। और ये हथौड़े उसी प्रकार तेजी से चलता रहता था, जिस तेजी से दीवारों के पीछे कारखानों में तैयार माल चल रहा था। मजदूर कहता है, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। बैलगाड़ी से रथ बन गए और रथ से महारथ बन गए। उधर हमारी मिल मालिकों ने क्रांति की और हमने भाप से चलने वाले इंजन लगा दिए। इंजन ऐसा था जो जमीन पर दौड़ते थे और पानी पर तैरता था। बैलगाड़ी से रेल बनी और नाव से जहाज बने, जो आसमान को चुमती हुई लहराते तूफानों की तरह चलने लगी। पर मैं वहीं का वहीं रह गया। मैंने जिस प्रकार मोटर रेल से जमीन को नापी थी, वैसे ही अब मेरे ही न बनाए हवाई जहाज से बाजों के छक्के छुड़ाने लगा। मुझे लगता है मैं उनका कोई नहीं हूँ। भला उसके अंदर बैठने वालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नाव चलाने वाला मल्लाह अपने नाव पर अपना कहकर दिन भर बैठता है। हलवाई अपना बनाया हुआ मिठाई खुद चख लेता है, पर मैं अपनी ही बनाई हुई मोटर को, जहाज को क्या मैं अपना कहकर 1 मिनट के लिए उसमें बैठ सकता हूँ? इसके लिए मैंने पहाड़ों से लोहा, कोयला, टीन खोदता हूँ। तेल और पेट्रोल, जिनके विस्फोटक अनेक बार मेरे जैसों की दुनिया उजड़ जाती है, जिसके लिए धर्म का झंडा फहराने वाले जाल फरेब करते हैं, कानून बनाते हैं, कानूनी शर्त नामों के नाम पर खून की
खून की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। मजदूर कहता है, खूनी लड़ाइयाँ, उसके लिए भी मैं अपना खून पसीना एक करता हूँ। लड़ाई धर्म की हो या अधर्म की हो, गुस्से और बर्दाश्त की हो, हक की हो या बगैर हक की हो, लड़ाई की हो या अपमान की हो, दोनों को, बुराई की हो या अपमान की हो, दोनों को मिटाने की भी है। इस प्रकार की है जिस प्रकार अलग अलग प्रकार की परिभाषा बनाने वाले कहते हैं। मैं उनकी परिभाषा को नहीं जानता। मैंने पिस्सू और खटमल उनका भी जान जाते मैंने देखा है। मैं एक बार घबरा उठने वाला दानव की तरह दिन रात चलती मशीनों की तरह संहार के साथ साधन करता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो कारखाना हथियारों का है, तो बंदूकों का है, गोले बारूद का है और बम का है। पिस्सू खटमल की तरह आंसू, उसके चोट से भी आंसू बहाने वाला मैं हूँ, और कृपालु मालिक चींटी को चीनी देने जैसा नौकर की तरह व्यवहार किया जाता है। मैं ही इन मशीनों, बंदूकों, तोपों, जहाज़ों को बनाया है, लेकिन एक दिन मेरे ही असंख्य साथी को उड़ा दिया जाता है। लेकिन सच में इससे मुझे क्या, मैं तो कोल्हू का बैल हूँ, मुझे कहीं भी हाथ दो, मैं चला ही जाऊंगा, उसी मशीनों की तरह जिन्हें चलाने वालों के इशारों पर चलना होता है। मैं भी वैसे ही चलता हूँ। मजदूर कहता है, सुंदर आसमान पर पुल बांधने वाला मैं हूँ। अपनी शक्ति मैं अपने आप नहीं जानता। एक बार भी मैं ये नहीं सोचता कि जिन हाथों में मैदानों को बगैर खून बहाए सुला देने का जादू है, उनमें मसीहा का भी असर है। काश मैं ये सब समझ लेता, काश मैं इस मृत्यु के साधन के सराज को पहले ही समझ लेता। पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही रत्नाकर का सौंदर्य उतना ही सुंदर है जितना कि धरती पर शहरों समृद्धि भरी है, किंतु वह मेरे लिए क्यों नहीं है? मैं पूछता हूँ, मेरे में कभी दानव जैसी शक्ति थी? मेरे इस मानव के शरीर में, मेरी इन सिराओं में फौलाद के तारों की जकड़ थी, पर मैं इतना निःसत्य क्यों हूँ? इतना नग्न और नंगा क्यों हूँ? आज दुनिया में क्या नहीं है? मैंने अपने हाथों से कौन सी ऐसा चीज है जिसको नहीं बनाया है? मेरे सहारे ही कारखाने अनेक प्रकार के माल बनाए जा रहे हैं। मैं तृण से ताड़ बनाता हूँ, तिल से पहाड़, पूरे नगर को ढो सकने वाली जहाज़ों से लेकर सुई तक मैंने बनाया, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मेरे स्पर्श के जादू से जीवन धारण न की हो। पर यह सब मेरे जिस चीज़ को मैंने बनाया है, उस चीज़ पर मैं उपयोग नहीं कर सकता। मैं भूखा हूँ और मेरे पास पर्याप्त पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। क्या इसकी पूर्ति जो मुझसे सामान तैयार कराते हैं और जिसके लिए मैं सामान तैयार करता हूँ, क्या इनका कर्तव्य नहीं है कि वे मेरा पेट भर सके? मेरे इन प्रश्नों का जवाब कौन देगा? जो मेरे से सामान बनवाते हैं या जो मेरे बनाए हुए सामानों का उपयोग करते हैं। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से यह शिक्षा मिलती है कि इस धरती को स्वर्ग जैसे सुंदर बनाने में मजदूर की अहम भूमिका है। अर्थात बिना मजदूरों के हम आलीशान इमारतें, बड़े बड़े कल कारखाने
जहाजें, मोटरयान आदि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मजदूर अपना खून पसीना बहाकर सभ्य और विकसित समाज के लिए सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसलिए इस सभ्य समाज और हम सबको मजदूरों के प्रति सहानुभूति और उनके जीवन को व्यवस्थित करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। प्रत्येक मजदूरों को उचित सम्मान और सहयोग की भावना से देखें। उन्हें कभी निःस्तर का नहीं समझना चाहिए। एक मजदूर देश का रक्षक भी होता है, क्योंकि सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों के लिए गोला बारूद और भारी सामान इन्हीं के द्वारा पहुंचाया जाता है। अतः मजदूर हर स्थिति में सम्मानीय है। धन्यवाद।